हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल यानी कि 2019 के अंदर किशनगंज सदर जो सीट जो विधानसभा है बिहार का, वहाँ पर उपचुनाव हुआ और कई मामले में ये चौंकाने वाला रहा, क्योंकि कई दिग्गज जो है यहाँ पर उनकी जो इज़्ज़त है वो दाँव पर लगी हुई थी और कई दिग्गजों को जो है हार का सामना करना पड़ा। हालाँकि जो जीत है वो एआईएमआईएम के जनाब कमरुल हुदा साहब की हुई और पहली बार किसी की जो एमआईएम की तरफ से किसी की जो जीत हुई है वो कमरुल हुदा साहब थे। हालाँकि वहाँ पर स्वीटी सिंह बीजेपी से सेकंड पोज़ीशन पर ज़रूर रही थी और आरजेडी, कांग्रेस सबका जो दाँव लगा, सबका जो इज़्ज़त है उसके ऊपर दाँव लगा हुआ था। लेकिन सबको जो है मुँह की खानी पड़ी और फाइनली जो जीत है वो एआईएम के खाते में गई। लेकिन एक तो जवाब उनका भी है जो कहते हैं कि अगर वोटों का बँटवारा होगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर 60% भी वोट अगर एमआईएम को देता है या 50% से भी ज़्यादा देता है, तो वहाँ पर जो जीत है वो बँटवारा जो है वो नहीं होगा और जीत जो है वो एआईएमआईएम का होगा। ये इसका भी एग्ज़ाम्पल है। लेकिन बात करें हाल ही दिनों में जिस तरीके से एमआईएम काम कर रही है वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है और लोग इसको मान रहे हैं। लोग इनके काम को जो है लोहा भी मान रही है धीरे-धीरे। और अभी सर्वे हुआ, उस सर्वे में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रही है सीमांचल के अंदर, मेहनत कर रही है ज़मीनी लेवल पर, सबसे ज़्यादा अगर कोई क लोग कन्विंस हो रहे हैं किसी पार्टी की तरफ, मुख़ातब हो रहे हैं किसी मुतासिर हो रहा है किसी पार्टी की जानिब, तो वो जो पार्टी है वो एमआईएम की है, ये सर्वे बताता है। और एमआईएम की जो है ये जो मुतासिर होना एमआईएम की तरफ, ये एमआईएम की जीत की तरफ या कामयाबी की तरफ जो है ले जाने वाली एक पीढ़ी, एक प्रोसेस और एक रास्ता निकल कर सामने आया है। इसका कई एग्जाम्पल भी है, जैसे कि फॉर्मर एमएलए मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब ने ओवैसी की पार्टी एमआईएम ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही पूर्णिया का जो बैसी विधानसभा सीट है उसके ऊपर कांग्रेस, आरजेडी, जदयू की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई है। इसीलिए यही रीज़न है कि आप अभी थोड़ा-सा एक देखते हैं कि एक्चुअली सीमांचल के अंदर है कितनी सीटें, तो 24 सीटें हैं। किशनगंज के अंदर 4 सीटें हैं, अररिया के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं, कटिहार के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं, पूर्णिया के अंदर 60 विधानसभा सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर अगर सीमांचल की बात की जाए तो टोटल 24 सीटें हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके ऊपर किनकी कब्ज़ा है, तो एक नज़र देख लेते हैं कि जदयू वहाँ पर 6 सीटों पर कब्ज़ा किए हुए है। हालाँकि 6 सीटों पर इनको जो है वो पिछली बार गठबंधन की वजह से ही मिला है। लेकिन फिलहाल जो है 6 सीटों पर जदयू का कब्ज़ा है, बीजेपी का भी 6 सीटों पर कब्ज़ा है, कांग्रेस का 8 सीटों पर कब्ज़ा है, आरजेडी का 3 सीटों पर कब्ज़ा है, सीमांचल की हम बात कर रहे हैं, और एमआईएम का जो है 1 सीटों पर कब्ज़ा है। लेकिन बात करते हैं कि 24 सीटों में से ज़्यादातर जो सीटें हैं वहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी है। और अगर यहाँ पर नुकसान किसको होगा, आप समझ सकते हैं कि अख्तरुल इमान साहब ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वोटों का बिखराव हो और इसलिए हम दामन फैलाकर बैठे हैं, कोई भी हमें अपने साथ जो एनडीए की मुखालफत करता हो हमें अपने साथ लेकर चुनाव लड़ सकता है। और उनका इशारा बिल्कुल खुले तौर पर महागठबंधन की तरफ था। उन्होंने कहा था कि हम महागठबंधन के अंदर शामिल होना चाहते हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, अलबत्ता हम शामिल होना चाहते हैं ताकि वोटों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो और फ़ायदा एनडीओ को ना हो। इसीलिए हम भी चाहते हैं अगर हमारे साथ मिलकर हम काम कर सकें बिहार के अंदर, हमें भी कुछ सीटें अगर महागठबंधन के अंदर मिल जाती है तो हम भी खुलकर और अच्छे से काम करने की चाहत रखते हैं। ये बातें उन्होंने कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि उनको पता है कि वोटों का बँटवारा होगा तो नुकसान जो है वो बाकी सबका होगा और फ़ायदा जो है एनडीए का होगा। अब देखते हैं कि नुकसान कैसे होगा। इन 24 सीटों पर 6 सीटों पर जदयू का कब्ज़ा है, 8 पर कांग्रेस का है, 3 पर आरजेडी का है, 1 पर एमआईएम का और 6 पर जो है वो बीजेपी का भी है। अब सीमांचल के अंदर ज़्यादातर आबादी किसकी, अगर थोड़ी-सी भी राजनीति अगर आपको समझ में आती है, थोड़ी-सी भी अगर पॉलिटिक्स आपको समझ में आती है, तो आपको ज़रा बराबर भी पॉलिटिक्स अगर आपके दिमाग में घुसता है, तो आपको ये बिल्कुल सबको पता हो जाएगा, सबको पता चल रहा है। इसीलिए अख्तरुल इमान साहब ने ये बातें कही थी। क्या होगा? अब नुकसान किसका होगा? इन 24 सीटों पर मात्र 6 सीटों पर बीजेपी का कब्ज़ा है। बाकी जो सीटें हैं वो या तो जदयू के पास है या कांग्रेस के पास है या आरजेडी के पास है। लेकिन अगर इन 24 सीटों पर जो है ज़्यादातर जो आबादी वो मुसलमानों की आबादी सीमांचल के अंदर। अब मुस्लिम वोटर से बीजेपी को तो सेलेक्ट करेगी नहीं, हालाँकि पहले
कर सकती थी, लेकिन अभी जो हुआ है पिछले 2-3 सालों के अंदर 2015 के चुनाव के बाद, वो तो ऐसा चीज़ें हुआ है कि कोई भी मुसलमान शायद 1 या 2, हालाँकि 6% अभी भी बिहार में जो मुसलमान ऐसे हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सीमांचल की अगर बात की जाए तो 4 से 5% ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ भी कर जाएँगे लेकिन एनडीओ या बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो वोट देंगे किसको? वोट देंगे या तो महागठबंधन को देंगे, या फिर वो एमआईएम को देंगे, या फिर कुछ इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट हुआ जो उस लायक होता है उनको देंगे। तो यानी कि नुकसान किसका होगा? तो नुकसान अल्टीमेटली जो है वहाँ के लोगों का होगा। अल्टीमेटली जो है वो जो कहते हैं कि हम एनडीए के खिलाफ है, हम जो सही राजनीति करते हैं, सेक्युलर है, नुकसान उसका होगा। नुकसान होगा आरजेडी को, नुकसान होगा कांग्रेस को, नुकसान होगा एआईएमआईएम को, नुकसान होगा जो भी इस तरीके का पार्टी है। फायदा किनका? क्योंकि वोटों का बंटवारा होगा। इनके अपने फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, एमआईएम के अपने वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं, और महागठबंधन का भी अब देखो टोटल कंप्लीट 100% वोटर्स तो कन्वर्ट होगा नहीं एमआईएम के अंदर भी। यानी कि आरजेडी का जो वोटर्स है वो भी हो सकता है कि घट जाए, लेकिन उनका भी अपना वोटर्स कुछ ना कुछ परसेंट बचा रहेगा। उत्तर कांग्रेस का भी वोटर्स कुछ ना कुछ परसेंट बचा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है नुकसान जो है वो सबका होने वाला था। इसीलिए जनाब अख्तरुल ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम भी महागठबंधन के अंदर शामिल हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन ये चीज़ें साफ नज़र आ रही है कि अगर वोटों का बंटवारा होगा तो फ़ायदा जो होगा वो एनडीए को होगा। यानी कि कुल मिलाकर महागठबंधन की अक्लमंदी इसी में थी कि वो भी एमआईएम को शामिल कर लेते, तो शायद हो सकता था आगे चल के आप अलग कर देते जब, लेकिन अभी ज़रूरत था, अभी वक्त की नज़ाकत था, अभी नुकसान और नफ़ा जो है इसको देखकर करना था। इंडिया आगे ना, लेकिन बस वही है कि एक आर्टिकल, एक लेख पढ़ रहा था, वहाँ पर उसमें साजिश की कुछ बातें कर रहे थे, और उसमें ये भी लिखा था कि इवन आरजेडी भी चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार बने, आरजेडी भी चाहती है कि एनडीए की सरकार बने। हालांकि इसके पीछे कुछ लॉजिक वगैरह था, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्लियर है, फिर भी महागठबंधन क्यों नहीं शामिल कर रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अब वहाँ के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भाई एमआईएम जो है, जिसको हम वोट कटवा कहते हैं, उन्होंने पहले से ये दावत दिया था कि हम वोट काटने की बात नहीं कर रहे, हम शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महागठबंधन को शामिल नहीं कर रही है। इनका जो सबक है उनको दिखाना होगा, उनको सिखाना होगा, कांग्रेस और आरजेडी को लात मारना होगा कि भाई आप हमारे जैसे या मुस्लिम पार्टी किसी को भी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल असम के अंदर बिल्कुल दिया गया है कि आप नहीं चाहते हैं कि जो कोई मुस्लिम पार्टी वगैरह है, कोई मुस्लिम लीडर है वो आगे बढ़ सके। आप सरासर जो है हमारे साथ सियासत कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए अब लोगों को समझ जाना चाहिए। अब जो अपने आप को सेकुलर समझते थे उनको दिमाग में घुसा दो कि भाई देखो अब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भी अगर वो नकार रही महागठबंधन, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कोई नहीं है। अगर कुछ लोग भले ही जाकर वहाँ पर उम्मीदवार बनते हैं, या वो आपको एज ए मुस्लिम या एज ए आपको वोट मांगने आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ पैसों की वजह से आ रहे हैं, और आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है उनको। उम्मीद यही है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, और ये जो डाटा है, ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह आया है। अब समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है, और एक अच्छी पार्टी को जो है एक क़यादत में लाने की ज़रूरत है, और ज़िम्मेदारी भी आपकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।